अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अमरूद के अधिक घनत्व वाले बागों के महत्व एवं प्रबंधन पर जानकारी। कृत्रिम विधि द्वारा दुधारू पशुओं का गर्भाधान करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। पंतनगर द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान पर जानकारी। अमरूद की बागवानी हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई बहुत बड़े क्षेत्र में करते हैं। अतः जिन किसान भाइयों ने अधिक घनत्व में अमरूद की बागवानी लगा रखी है, तो वो इस समय इन बागों में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शांतिलाल से। अमरूद में साल में 3 फसलें आती हैं और उन 3, एक बरसात की, एक सर्दियों की और आपको होली के समय जो पतझड़ की कहते हैं वो भी मिल जाती है। तो लगभग 8-10 महीने तक जो है आपको अमरूद का फल मिलता रहता है। और इसकी बागवानी और फलों आम और लीची की अगर तुलना करें तो उससे सरल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कीट व्याधियाँ नहीं लगती हैं। इसमें जो है आप बस सिर्फ ये कि जब आप बाग लगाएं तो एक तो ये ध्यान रखें कि अच्छी प्रजाति की आप किस्म ले लें अपने किसी अच्छी नर्सरी से। लखनऊ 49 या सरदार किस्म है, पंत प्रभात जो आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ की निकली हुई किस्म है। और आप बल्कि एक इलाहाबाद सफ़ेदा जो पुरानी जात है वो भी लगा सकते हैं, लाल गूदा भी लगा सकते हैं। बाकी लखनऊ से भी 3-4 किस्में निकली हैं, श्वेता है, क्या कहते हैं ललित है, लालिमा है। तो ये सब जो है वहाँ की भी किस्में आप ले सकते हैं। और इसकी दूरी देखिए, 2 तरह की दूरियां हैं। आप समान दूरी है तो आप 6 मीटर दूरी पे लगा दीजिए, समान दूरी है। और अगर सघन बागवानी करनी है तो 3-3 मीटर पे भी लगा सकते हैं, और बहुत सघन करनी है तो 2-2 मीटर के भी। ये सघन, और हाँ, ये सघन बागवानी है। और ये हम जो परीक्षण कर रहे हैं 2x1 मीटर पे, ये भी हमारे यहाँ सफल पाया गया है 2x1 मीटर का। तो आप ये देख लें कि आपको कौन सी लगानी है। अगर सघन बागवानी आपको करनी है तो साल में 3 बार आपकी कटाई छटाई करनी होगी। फरवरी में जो एक तो फरवरी में इसकी हाइट मेंटेन करनी होगी, करीबन 2 मीटर दूरी। अगर जब 5-6 साल के पौधे हो जाएं तो 2 मीटर की ऊंचाई से इसे काट दीजिए। ये जो हमने जो है आप देख रहे हैं ये सर्दियों की फसल लगी हुई है जो 15-20 अक्टूबर के बाद पकने वाली है। तो ये फल सर्दियों के लायक कैसे गए हैं इसके लिए आपको बताना है कि हमने एक जो यहाँ पर एक जोड़ी पत्ती कृंतन विधि जो निकाली है, उस विधि के द्वारा हम जो इसे लाते हैं। ये जो आप सघन बागवानी देख रहे हैं, पहले इसमें मैं बता दूं आपको कि फरवरी के महीने में हमने इसको 2 मीटर हाइट पर इन सब पेड़ों को जो है काट दिया था। उसके बाद हमने अप्रैल और के 20 अप्रैल के बाद या 25 अप्रैल के लगभग जो आप देख रहे हैं ऐसे फूल जो निकले थे जिन टहनियों पर, उन टहनियों को जो है हमने जो है एक जोड़ा पत्ती कृंतन करके काट दिया था। जैसे आप ये देख रहे हैं नीचे से, अब आप ये ध्यान से देख रहे हैं ये जो फूल निकले हुए हैं, तो ये अप्रैल 25 अप्रैल और 15 मई के बीच, 25 अप्रैल से 15 मई के बीच इन कल्लों को हम काट देते हैं। जैसे यहाँ से फूल निकले हैं तो एक जोड़ी पत्ता नीचे छोड़ के हम इसको काट देते हैं।
ये फूल सहित ये है, ये गिर जाता है और ये सभी डालियों को काटना पड़ता है। और जब हम ये सारे नए कल्लों को हम जब काट के गिरा देते हैं तो ये कल्ले जो है हमारा मल्च का काम करते हैं और इससे क्या होगा कि हमारे पानी की पेड़ की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। और उसके बाद जो है हमने जैसे इसको अप्रैल आखिर या मई के उसमें काटा 15-20 मई तक, उसके बाद जून तक जो है 20 जून तक अगर वर्षा ऋतु नहीं होती है तो 20 जून के बाद एक जो है हमें इरिगेशन करना होता है, यानी एक पानी इस बाग में देना होता है अमरूद के लिए। और उसके बाद 75 ग्राम नाइट्रोजन, 65 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटास, ये प्रति वर्ष 1 साल के पौधे का। और 6 साल का तक हम बढ़ाते हैं। 6 साल या उससे ज़्यादा वाले पौधे के लिए 450 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटास, ये मात्रा है। और FYM 10 किलो प्रति वर्ष प्रति पेड़ के हिसाब से करीबन 6 साल के पौधे के लिए 60 किलोग्राम FYM। जितनी अमरूद की आवश्यकता है उसकी आधी नाइट्रोजन, पूरी फास्फोरस और पूरी पोटास, वो पूरी मात्रा जो है इस पेड़ को दे दी जाती है। किसान भाइयों को एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये तो हमारी सघन बागवानी है, मगर आपके अमरूद के बाग हैं और चाहे कितनी भी दूरी पे लगे हैं, तो आपको एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि अभी अक्टूबर का महीना है तो आप जो है आधी नाइट्रोजन की मात्रा यानी 500, 450-500 ग्राम यूरिया एक पौधे को, अगर आप खुदाई करके एक पौधे को यूरिया अवश्य दीजिए, ताकि जो हमारी इसकी फसल लगी हुई है सर्दियों की, उसमें फलों को जो है उसमें जो है फलों का भार बढ़ सके या उनका साइज बढ़ सके। और दूसरा जो है अगर पानी नहीं बरसता है तो एक 15 से 20 दिन के अंतर से सर्दियों में पानी भी देते रहिए, क्योंकि जो हमारी शरद ऋतु की फसल लगी है उनके फलों की बढ़वार के लिए उन्हें पानी की भी आवश्यकता होती है। और अगर हम 5 किलो भी इस एक पेड़ की अगर हम उपज माने और उसको 15 रुपए के हिसाब से भी अगर हम माने तो 75 रुपए का फल एक पेड़ से निकलता है, और जिससे लगभग हमारा 1.5 लाख रुपया जो है हमें 1 एकड़ के अमरूद की सघन बागवानी से प्राप्त हो जाता है। और इसमें से अगर हम 25-30 हज़ार रुपये हमारी प्रूनिंग के, खाद पानी के भी अगर हम खर्चे निकाल दें तो 1-1.25 लाख रुपए तक जो है इसके अंदर जो हमें शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कृत्रिम विधि द्वारा दुधारू पशुओं का गर्भाधान करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं और वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कृत्रिम विधि द्वारा पशुओं का नस्ल सुधार करते हैं। तो पशुओं का कृत्रिम विधि द्वारा नस्ल सुधार करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर देवेश कुमार यादव। मैं आज आप लोगों को पशुओं में नस्ल सुधार के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि पशु संसाधन से जो हमारा फ़ायदा है या जो हम पशुपालन करते हैं, इसका मेन उद्देश्य होता है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। तो प्रमुख रूप से इसमें पशुओं का नस्ल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पशुओं में नस्ल सुधार का कार्यक्रम जिस विधि के द्वारा होता है उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान की परिभाषा होती है किसी भी नर पशु से उसके वीर्य को संकलित करके कृत्रिम तरीके से मादा की ग्रीवा में प्रवेश करने की विधि कृत्रिम गर्भाधान कहलाती है। आज के समय में कृत्रिम गर्भाधान विभिन्न प्रकार के पशुओं में जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और शहरों में कहीं कहीं पर कुत्ते और बिल्ली में भी किया जा रहा है। मुख्य रूप से जो डेयरी पशु हैं जिसमें हम नस्ल सुधार की बात करते हैं, गाय और भैंस, इसमें हम कोई भी
जो ब्रीडिंग स्ट्रेटजी होती है या जो हमारा पशुओं के संवर्धन के लिए जो चलाई जाती है योजना, इसमें जो नर पशु होता है ये उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। इसके एक इतिहास रहता है जिसको हम पेडिग्री कहते हैं। पशुओं का यहाँ से सिलेक्शन होता है या फिर अपने क्षेत्र में जो भी सीमेन का सेंटर हो या जिससे भी हमें सीमेन प्राप्त होते हैं वहाँ से लेकर के हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं। आज के समय में बांझपन या कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए सबसे पहले जो नस्ल का चुनाव होता है वो बढ़िया होना चाहिए ताकि वो हमारे मौजूदा वातावरण में अपने आप को ठीक ठाक से रख सके। मुर्रा भैंस हमारे देश की सबसे उन्नत भैंस की ब्रीड है, तो इसमें हम मुर्रा का लेते हैं। गायों में होलिस्टीन, फ्रीजियन और जर्सी ये विदेशी नस्ल की होती हैं। तो आजकल जो हम बिना सोचे समझे अपने देसी पशुओं में इन विदेशी पशुओं के नर से वीर्य संकलित कर करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं, इससे कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ खुद थारपारकर, साहिवाल इस तरह की जो ब्रीड्स हैं इसके बहुत ही अच्छा परिणाम मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक बार आप अपने यहाँ लोकल ब्रीड में विदेशी नस्लों से करवाते हैं तो उसमें संकर का प्रतिशत 50% तक पहुँच जाता है। इसके बाद अगर आप करते हैं दूसरी बार तो लगभग 75% तक पहुँचेगा, लेकिन कभी भी भूल करके हम 75% से ज़्यादा अगर कृत्रिम गर्भाधान से किसी ब्रीड की प्रतिशतता को बढ़ाते हैं तो पशुओं में तमाम तरह की समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए अगर 2 बार हम किसी विदेशी नस्ल के पशुओं का वीर्य से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं तो इसके बाद हमें अपने स्वदेशी की तरफ लौट जाना चाहिए। इससे बहुत तरह की समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। किसान भाइयों, दूसरा सवाल है कि हम कृत्रिम गर्भाधान के लिए कब और कहाँ पे जाएं। जैसे पशु अगर गर्मी में आता है तो एक AM PM रूल है, सुबह में गर्म हो तो शाम तक और शाम में गर्म हो तो सुबह तक। हालांकि ये बहुत हद तक सही था, लेकिन आज के समय में जब से नस्ल सुधार के कार्यक्रम चले हैं और हमारे पशुओं में विदेशी नस्ल की प्रतिशतता बढ़ती गई है, तब से ये कोई बिल्कुल फिक्स नहीं है कि सुबह अगर गर्म हो तो शाम में और शाम गर्म हो तो सुबह में। जैसे पशु अपने गर्मी के लक्षण की शुरुआत करता है, पशुपालक भाइयों आपको इनको देखते रहना चाहिए और जब ये ढलान पे आए, यानी कि उसको कहते हैं माउंटिंग हीट, यानी कि पशु चुपचाप खड़ा होने की स्थिति में आ जाए, उसका रंभाना, उसका बेचैनी होना, बार बार पेशाब करना, ये जैसे ही आपको लगता है कि अब कम होने लगता है, वो एक उपयुक्त समय होता है। गाय और भैंस ये पशु अक्सर 24 घंटे तक हीट में रहते हैं या 18 से 24 घंटे आप मान करके चलिए। जैसे हीट की शुरुआत होती है यानी पशु का ऋतुकाल शुरू होता है, तो ऐसे समय में लगभग हम 12 से 14 घंटे के बाद पहला सीमेन डलवा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, अगर एक बार कृत्रिम गर्भाधान कराने के 4-6 घंटे के अंदर फिर आपको ऐसा आभास होता है या लगता है कि आपका पशु अभी भी गर्मी शो कर रहा है, तो जिससे आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान की सेवा लिया है उनसे पुनः आप दूसरी बार ले सकते हैं। सेवा किन किन लोगों से लेनी चाहिए? आपके निकट में जो भी पशु चिकित्सालय संस्थान या कोई सरकारी संस्थान हो वहाँ से ले सकते हैं। आजकल गाँव में पैरा वेट करके कुछ स्वरोजगार करने वाले लोग हैं, आप इनसे भी उचित सलाह लेकर के अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं। किसान भाइयों, कृत्रिम गर्भाधान का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हम बिना किसी बहुत ज़्यादा खर्च के अपने पशुओं में नस्ल सुधार करवा लेते हैं या करा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो संक्रमण वाले रोग होते हैं या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इन्फेक्शंस होते हैं, इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। तो ये दो जो हैं बिल्कुल सही समय पे कृत्रिम गर्भाधान से ये उसके फ़ायदे हो सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत अच्छे किस्म की गाय या भैंस थी और उसको किसी वजह से कोई बीमारी हो या उसके पैर में कोई फ्रैक्चर हो जाए या कोई चोट लगी हुई है और उसी समय वो पशु गर्मी में आ जाए, तो ऐसे में कृत्रिम गर्भाधान के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमने कृत्रिम गर्भाधान करवाया है क्या ये सफल है या असफल हुआ, यानी कि कंसेप्शन जो हुआ हमारी गाय या भैंस रुकी या नहीं रुकी।
क्योंकि इसी पे हमारा सब कुछ निर्भर करता है। तो पशुपालक भाइयों, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, अगर आज के दिन या किसी दिन जिस दिन पशु को आप कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, अगर वो उस दिन के बाद 20वें या 21वें दिन वो गर्मी में नहीं आती है, अपना गर्म का लक्षण नहीं दिखाती है, इसका मतलब कि कुछ संभावना बनती है कि हमारा पशु रुक गया है। लेकिन आप अभी भी आश्वस्त मत रहिए कि आपका पशु 100% रुक गया है। वापस जब 42वें दिन अगर आपका पशु गर्म नहीं होता है, यानी कि गर्मी वाला कोई लक्षण नहीं दिखाता है, तब रुकने की प्रतिशतता बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हमें कंफर्म होना है, आश्वस्त होना है कि हमारा पशु वास्तव में रुक गया है, तो आप लगभग 100 दिन पर या 3 महीने पर या 3 महीने 10 दिन पे किसी भी योग्य या अनुभवी चिकित्सक द्वारा इस चीज़ की जांच करवाएं और उस समय आश्वस्त हो लें कि क्या आपका पशु वास्तव में रुका है कि नहीं रुका है। अगर वो नहीं रुक रहा है तो उसके लिए कुछ दूसरी चीज़ें शुरू करिए, दूसरे इलाज करवाइए, और अगर रुक गया है तो उस पशु को उस हिसाब से अब हमें पालना है ताकि उसके आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला चाहे वो नर या मादा हो, उसकी उचित देखभाल हो। पशुपालक भाइयों, उपयुक्त या इन सारी बातों को बताने के बाद हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए आप अपने पशुपालन को सार्थक एवं अर्थपूर्ण बनाएंगे। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पंतनगर द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई इस सप्ताह धान की पकी फसल की कटाई, मड़ाई, सफाई आदि सभी क्रियाएं व्यापक स्तर पर करें। यदि क्षेत्र में ट्रैक्टर चलित कंबाइन उपलब्ध हो तब पकी एवं तैयार फसल की कटाई, मड़ाई का कार्य कंबाइन द्वारा ही करवाएं। अनाज को दिन के समय धूप में भली भांति सुखाएं, लेकिन रात में ओस से बचाने हेतु अनाज को इकट्ठा कर ढेर को बोरी, टाट या पल्ली से ढक दें। सुखाने के बाद जो किसान भाई अनाज को भंडार गृह में भंडारित करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे भंडार गृहों को पहले कीट रहित कर लें। इस हेतु 2.5 WP डेल्टा मेथ्रिन कीटनाशी की 125 ग्राम मात्रा का प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर प्रति 100 वर्ग मीटर भंडार गृह क्षेत्रफल की दर से छिड़काव करें। यदि भंडारण बोरों में कर रहे हों तब अनाज भरने से पूर्व इसी दवा का बोरों पर भी छिड़काव करें। सोयाबीन की समय से बोई फसल की कटाई, मड़ाई का कार्य इस सप्ताह करें। पहचान हेतु देख लें कि पकी फसल की अधिकांश पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं तथा फलियां भूरी होकर सूखने लगती हैं। अतः ऐसी अवस्था की फसल की दरांती की सहायता से लगभग जमीन की सतह से कटाई करें तथा 2 दिन तक खेतों में खुला छोड़ने के बाद खलिहान में इकट्ठा कर लें। सूखने के बाद फसल की मड़ाई सोयाबीन के लिए विशेष रूप से तैयार दांतेदार मड़ाई यंत्र अथवा थोड़ा फेरबदल के साथ बहुउद्देशीय मड़ाई यंत्र द्वारा भी करें। गुणवत्ता की दृष्टि से इस यंत्र का प्रयोग करते समय कुछ विशेष सावधानियों पर ध्यान रखें, जिनमें प्रमुख है बेलन की गति प्रति मिनट 400 से 500 परिभ्रमण रखें। चरखी का आकार 26 से 28 इंच हो। नतोदर मिट्टी का अंतरण 8 मिलीमीटर रखें। नतोदर अंतर स्थान 25 मिलीमीटर रखें। छलनी का आकार 8 मिलीमीटर रखें। पंखे की गति प्रति मिनट 1500 परिभ्रमण होनी चाहिए। मड़ाई यंत्र में फसल की गड्डी डालने की गति एक समान रखें, क्योंकि कम गड्डी डालने से दानों को अधिक क्षति पहुंचती है। मड़ाई सुबह 10 बजे के बाद करें एवं भली भांति अनाज की सफाई करें।
संभावित शुष्क मौसम एवं दिन के समय तेज धूप में अच्छी प्रकार से सुखाकर भंडारित करें। इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई शरदकालीन गन्ने की बुआई इस सप्ताह करें, लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ उन्नतशील प्रजातियों के प्रमाणित बीज का ही चयन करें। कम मृदा नमी में संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर खेत की पलेवा करें। किसान भाई पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए पशुओं की संख्या के अनुसार बरसीम की बुआई इस सप्ताह करें। बुआई हेतु ऐसे खेत का चुनाव करें जिसकी मिट्टी चिकनी हो तथा जल धारण क्षमता भी अधिक हो। पर्याप्त नमी की दशा में खेत की जुताई करें तथा पटेला चलाकर समतल कर लें। बरसीम की अधिक चारा देने वाली मुख्य किस्मों जैसे वरदान या मिसकावी के बीज की 8 से 10 किलोग्राम मात्रा का प्रति एकड़ की दर से लंबी क्यारियों में छिटकाव विधि द्वारा खेत में भरे पानी में बुआई करें। बरसीम की फसल की अच्छी बढ़वार एवं अधिक कटाई लेने हेतु प्रमाणित बीज ही बोएं। यदि घर का बीज बो रहे हों तब बीज को पहले 5% नमक की घोल में भिगोएं, जिससे न उग सकने वाले व खराब हुए बीज तथा कासनी के बीज पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लगें। इन्हें ऊपर से हटाकर 10 किलोग्राम शुद्ध बीज को 400 ग्राम बरसीम जीवाणु कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। यदि कल्चर उपलब्ध न हो तब बरसीम के किसी पुराने खेत की 50 से 60 किलोग्राम मिट्टी इस खेत में प्रति एकड़ की दर से बखेर दें। बरसीम के बीज में 750 ग्राम चारा सरसों का बीज भी मिला लें, जिससे कि प्रथम कटान में हरा चारा जल्दी मिल सके। बुआई के समय 50 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बगहा कानपुर के उमेश सिंह ने। आपने फलियां बनते समय अरंडी की फसल में देखरेख पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, मैं जहां खड़ा हूं वो अरंडी फसल में खड़ा हूं। अभी अक्टूबर महीने में और बरसात खत्म हो गई है और अरंडी में और पानी का जरूरत बहुत पड़ती है। अभी फूल और फल की अवस्था में है और हम लोग जहां नए लाइट साइल है 15 दिन में एक पानी देना चाहिए। मीडियम टू ब्लैक साइल में 20 दिन में एक बार पानी देना चाहिए। जब पानी देते हैं और उसका दूसरे दिन हमको 20 किलो प्रति एकड़ में नाइट्रोजन या यूरिया के रूप में और हम लोगों को पौधे के पास में देना चाहिए। और जिससे क्या है कि इसका जो गुच्छा है वो गुच्छा बढ़ेंगे और इसमें फल भी अच्छा, बीज का उपज भी अच्छा हो जाएगा और इसका जो ब्रांचिंग है, डेवलपमेंट होने वाले हैं, अंडर डेवलपमेंट वाले, वो ब्रांचिंग भी अच्छा डेवलपमेंट होकर और इसका गुच्छा का भी साइज बढ़ जाएगा। हमको अरंडी में जो पानी देते हैं वो फ्लड ना देकर एंड फरो एंड ड्रिप सिस्टम में देने से क्या है पौधे भी नहीं गिरेंगे। हमको 30 दिन में मिट्टी चढ़ाना बहुत आवश्यक है और जिसका वजह से अपन को क्या है कि 20% उपज भी बढ़ जाता है। किसान भाइयों, अरंडी फसल में फर्टिलाइजर फिट कंडीशन में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मात्रा 2 स्प्लिट में देना चाहिए, एक 50 दिन में और एक 75 दिन में देना चाहिए। जो पहली फूल आता है तो पहली बार और नाइट्रोजन स्प्लिट डोज देना चाहिए, जिससे क्या है कि गुच्छा का साइज बढ़ जाता है और इसमें उपज भी बढ़ जाता है। खासकर एंड अक्टूबर में क्या है ये फल छेद करने वाला इल्ली आता है, तो उसका नियंत्रण के पतंगा क्या है कि ये फ्लावर में अंडा दे देते हैं, तो इसका नियंत्रण के लिए स्पिट नामक दवा या प्रोफेनोफास दवा या एसिपेट 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके और ये स्पाइक के ऊपर हमको स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि इल्ली छोटे छोटे इल्ली क्या है कि इसी में रहता है, इतने साइज की बराबर फल तैयार होता है, तभी अपन को इसमें स्प्रे करना चाहिए क्योंकि इसका इफेक्टिव कंट्रोल हो जाता है। और इसके बाद में नवंबर एंड दिसंबर में क्या है कि सकिंग पेस्ट, रस चूसने वाला पेस्ट आता है, जो फ्लावर्स रहता है, जो छोटी छोटी पत्तियां रहते हैं, जो डेवलपमेंट ऑर्गन है, उसमें क्या है कि रस चूसकर उसको वो सूख जाता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए अपन को कॉन्फिडार 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर और पत्तियों के नीचे से हमको स्प्रे करने से ये कीड़ों का नियंत्रण बहुत अच्छा तरीके से हो जाएगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। शरदकालीन गन्ने की बुआई पर एक किसान का अनुभव। सरसों की उन्नत चील प्रजातियों एवं वैज्ञानिक बुआई तकनीक। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।